नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। सबसे पहले आपसे यही अपील है कि आप मास्क जरूर पहनें, क्योंकि मास्क ही कोरोना से सबसे बड़ा बचाव है और इसीलिए हमने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। एक बार फिर से आपसे अपील कर रहे हैं कि आप मास्क जरूर पहनें ताकि आप और आपका परिवार सुरक्षित रहे। और आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर के साथ। अहम खबर यह है कि यूपी में ब्लॉक प्रमुखों के लिए हुए मतदान के बाद मतगणना जारी है और नतीजे भी आने लगे हैं। लेकिन आज हुए मतदान के दौरान किस तरीके का माहौल बना, कई जगहों से दरअसल हंगामे की तस्वीरें सामने आई। अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। अमरोहा, हमीरपुर, कानपुर, सिद्धार्थनगर में मतदान केंद्रों के बाहर जमकर बवाल हुआ। कानपुर में मतदान केंद्र के बाहर जमकर नारेबाजी हुई तो हमीरपुर में कई गाड़ियों में तोड़फोड़ कर दी गई। वहीं सिद्धार्थनगर में दो पक्षों में भिड़ंत हुई, जमकर मारपीट भी हुई। सुल्तानपुर और अयोध्या से भी झड़प की ये तस्वीरें सामने आई। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं। लखनऊ में 7 ब्लॉक्स में बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। सीतापुर में 15 ब्लॉक में बीजेपी की जीत दर्ज हुई है। अयोध्या में 9 ब्लॉक में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश की खबर के मुताबिक ये आंकड़े आपको बता रहे हैं। रिजल्ट लगातार अब अलग अलग ब्लॉक से सामने आने लगे हैं, अलग अलग जिलों से सामने आने लगे हैं। कितने ब्लॉक्स पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है? हरदोई में 5 ब्लॉक्स में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। कन्नौज में 6 ब्लॉक में बीजेपी जीत गई है। और इस सबके बीच संभल में 2 ब्लॉक में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। लगातार बीजेपी की तरफ से जीत का दावा किया जा रहा था, बंपर जीत का दावा। और इस सबके बीच बिजनौर में 6 ब्लॉक में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। यूपी ब्लॉक चुनाव के नतीजे अब सामने आ रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर की अगर बात की जाए, 2 ब्लॉक में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। बागपत में 3 ब्लॉक्स में बीजेपी जीत गई है। इसके अलावा जालौन की अगर बात करें तो बीजेपी के खाते में 6 सीटें गई हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की। बस्ती में 12 ब्लॉक में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो लगातार अलग अलग जिलों से अब ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। और इस सब के बीच हम आपको नतीजे भी बता रहे हैं। यूपी ब्लॉक प्रमुख के चुनावों के नतीजे, वाराणसी में 6 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। तो वहीं आगरा में सभी 15 ब्लॉक बीजेपी ने अपने नाम कर लिए हैं। आजमगढ़ में 12 ब्लॉक बीजेपी जीत गई है। कुशीनगर में 14 में 12 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। इसके अलावा मिर्जापुर की 9 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। लेकिन लगातार हंगामे की तस्वीरें भी इस बीच सामने आ रही थी। अलग अलग जगहों से इस तरह की तस्वीरें सामने आई जब राजनीतिक दलों के समर्थक आपस में भिड़ गए थे और इस दौरान जमकर बवाल भी हुआ था। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। अमित गंजू कानपुर से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। अनुज गुप्ता उन्नाव से हमारे साथ मौजूद हैं। अनिरुद्ध शुक्ला बाराबंकी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, सबसे पहले आपके पास आते हुए आप बता रहे थे कि बीजेपी को यहां पर अच्छी खासी जीत हासिल हुई है। अब क्या आधिकारिक तौर पर भी अनाउंस कर दिया गया है कि आखिर किसके खाते कितने ब्लॉक्स गए? देखिए गायत्री, अब से कुछ ही देर में आधिकारिक रूप से इसकी पुष्टि हो जाएगी और इसके बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि जिस तरीके से बाराबंकी में, जो कि समाजवादियों का गढ़ था, और 15 ब्लॉक जो थे उनमें से 9 ब्लॉकों में भाजपा ने जिस तरीके की जीत हासिल करी है, उसकी आधिकारिक रूप से कुछ ही देर में बस इसकी पुष्टि हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने जिस हिसाब से जीत हासिल अपनी करी है, उससे तमाम चीजें, जो तमाम पिक्चर जो है वो आगे के लिए क्लियर हो गई है। हालांकि दिन भर की बात करी जाए तो दिन भर में तमाम बार निर्दलीय प्रत्याशी और समाजवादियों के जो समर्थक थे, उन्होंने इस चुनाव को डिस्टर्ब करने की भी कोशिश करी, पर धीरे धीरे शाम ढलते ढलते पूरे परिणाम आ गए और भाजपा ने अपने जो है वो प्रचंड जीत हासिल करके इस समाजवादी के गढ़ को कह सकते हैं उसमें अपना झंडा लहराया है। सपा के गढ़ में बीजेपी ने जिस तरीके से ज्यादा सीटें जीती हैं, उसके क्या मायने? और जरा ये भी बताइए कि क्योंकि अलग अलग जगहों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी, जमकर हंगामा हुआ मतदान के दौरान, लेकिन अब जब रिजल्ट साफ हो रहा है तो क्या स्थिति है अनिरुद्ध? देखिए, क्योंकि जिस तरीके से बीते दिनों प्रदेश में तमाम जगह रिजल्ट के बाद कई बार ऐसी चीजें देखने को मिलती थी कि बवाल होता, तो उसको देखते हुए आज पुलिस की तरफ से और प्रशासनिक अमलों की तरफ से तमाम फोर्स जो है वो डिप्लॉय करी गई है और हर जगह मूवमेंट जारी रखा जा रहा है। कई सेंसिटिव प्लेसेस जो बाराबंकी में है, जैसे बाराबंकी के मसौली ब्लॉक की बात करें, बाराबंकी के निंदूरा ब्लॉक की बात करें, जहाँ पे अक्सर चुनाव के बाद जो है टेंस माहौल देखने को मिलता है, वहाँ पे तमाम पुलिस के वो आला अफसर वहाँ मौजूद हैं और समय समय पे जिले के जो जिलाधिकारी हैं और जो कप्तान हैं वो राउंड अप कर रहे हैं। सपा के गढ़ में बीजेपी की जीत
उसके मायने क्या हैं, उसके लिए आपके पास लौटेंगे। इस बीच बता दें, यूपी में ब्लॉक प्रमुख के चुनावों में चंदौली में भी जमकर हंगामा हुआ। जानकारी के मुताबिक चंदौली में मतदान के दौरान बीजेपी और समाजवादी पार्टी के समर्थक आपस में भिड़ गए और इस दौरान दोनों तरफ से पत्थरबाजी भी हुई। हालात बेकाबू होता देख पुलिस ने भी हल्का लाठीचार्ज किया और दोनों पक्षों को अलग कर दिया गया। तो ये चंदौली की तस्वीर आपके सामने, किस तरीके से यहां पर भी हंगामा हुआ और पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। और इस बीच आपको बता दें, हमीरपुर के सुमेरपुर ब्लॉक में मतदान केंद्र के बाहर समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच बहस हो गई। उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां जमकर तोड़फोड़ हुई है। मतदान केंद्र के बाहर खड़ी एक गाड़ी के शीशे तोड़ डाले गए। बवाल बढ़ने के बाद पुलिस ने भी हल्का बल प्रयोग किया। हंगामा कर रहे लोगों को वहां से खदेड़ने की कोशिश की। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमीरपुर से भी सामने आई, जहां पर जमकर हंगामा हुआ और फिर पुलिस को इस हंगामे को रोकने के लिए बल प्रयोग भी करना पड़ा। जानकारी है कि एक गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए गए। तो तीखी बहस हुई थी समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच। सुमेरपुर ब्लॉक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मतदान केंद्र के बाहर ये पूरा हंगामा हुआ था। अब दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कार्यकर्ताओं में झड़प हुई थी और उसके बाद पुलिस को इस पूरे हंगामे को शांत करवाने के लिए हल्का बल प्रयोग करना पड़ा था। बड़ी संख्या में पुलिस बल वहां पर मौजूद दिखाई दिया और हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और फिर कहीं जाकर इस पूरे मामले को शांत कराया जा सका। तो ये तस्वीरें हमीरपुर की। और इस बीच आपको कानपुर की तस्वीर भी आइए दिखाते हैं। हंगामे की खबर कानपुर से भी सामने आई और यहां के चौबेपुर ब्लॉक में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं आमने सामने आ गए और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने और काफी देर तक हंगामा यूं ही चलता रहा। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 पर आपके सामने। और सीधे रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी अमित गंजू की तरफ, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, इस तरीके के हालात क्यों बने और सबसे पहले तो ये बताइए कि अभी क्या हालात कंट्रोल में हैं और वहां पर नतीजों को लेकर, रिजल्ट को लेकर क्या तस्वीर? देखिए गायत्री जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर के अंदर पुलिस की मिसमैनेजमेंट का परिणाम था कि चौबेपुर में विवाद हुआ और विवाद पहले 10 लोगों से इसकी शुरुआत हुई, हंगामे से, फिर मुआ चाई, फिर कहा सुनी। देखते देखते दोनों तरफ से 400-500 लोग इकट्ठा हो गए क्योंकि पुलिस के 30 से 35 कांस्टेबल्स थे। जब तक पुलिस इसको कुछ भाप पाती तो हंगामा जारी हुआ और हंगामा कल लगभग 40 मिनट तक चलता रहा, जिसके चलते बीडीसी के सदस्य वहां से खिसकते नजर आए। अब दूसरी बात रही कि क्या परिणाम, जिस चौबेपुर में हंगामा हुआ वहाँ बीजेपी के प्रत्याशी की जीत हुई। और ओवरऑल कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में 10 सीटें थी, 10 में अगर पूर्व की बात की जाए तो 4 निर्विरोध जीत चुके थे और 6 के लिए आज किस्मत आजमाइश थी। उन 6 में 3 बीजेपी और 3 सपा के लिए बताई जा रही। आधिकारिक तौर पे भी इसकी पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि 5:22 या 24 मिनट के आसपास इन सब चीज़ों को डिस्क्लोज किया गया था। इसके अलावा बताना चाहूँगा कि कानपुर के जितने भी ब्लॉक प्रमुख जिन्होंने जहाँ जहाँ ब्लॉक प्रमुख था, चाहे सरसौल के भीतर गाँव की बात करें, हम चौबेपुर की बात करें या पतारा ब्लॉक की बात करें, हर जगह बीजेपी और सपा की सीधी टक्कर समझ आ रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आज हंगामा हुआ उससे एक बात तय है कि पुलिस की जो वर्कशॉप थी या पुलिस की जो प्रिपरेशंस थी या पुलिस की जो कार्यप्रणाली पे सवाल खड़ा हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस का फेलियर नजर आया। एक साथ कोरोना काल में 500,000 आदमी इकट्ठा होना और पुलिस के इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स को, एसपी आउटर कानपुर को ये भी आभास नहीं हुआ कि ट्रैक्टर्स, लोडर, स्कॉर्पियो गाड़ियों के माध्यम से लोग वहां पहुंचे। कुछ के हाथ में डंडे थे, कुछ के हो सकता है वेपन्स भी रहे हो, लेकिन पुलिस ने फाइंड आउट नहीं किया। हंगामा इतना जोर बढ़ता रहा कि इनको एडिशनल फोर्स बुलाना पड़ा और 4 थाने का फोर्स दिए गए, जबकि मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर निर्देश थे कि सुरक्षा मुस्तैद रहनी चाहिए। उसके बावजूद भी इस तरह की तस्वीरें, अमित आपके पास हम लौटेंगे, लेकिन ये भी बता दें कि यूपी के लखीमपुर खीरी से इस वक्त एक बड़ी खबर निघासन विधानसभा से बीजेपी विधायक शशांक वर्मा का वीडियो सामने आया, जो आपके सामने है टीवी स्क्रीन पर। दावा यह है इस वीडियो को लेकर कि इस वीडियो में विधायक शशांक वर्मा निघासन ब्लॉक से उम्मीदवार हरप्रीत कौर के पति अमनदीप को खुलेआम धमका रहे हैं। निघासन ब्लॉक से ही बीजेपी की सुनीता वर्मा भी उम्मीदवार हैं। अपने भाई से बात कर रहा हूं, उनसे नहीं बात कर रहा हूं। उनसे मत बात करें, बता बस तुम्हारी ब्लॉक उनकी भाई की वजह से है, ये याद रखना बस। जा, वरना और कोई होता उठा के गाड़ दिया होता। और चलिए हम सीधे बाराबंकी रुक कर लेते हैं। अनिरुद्ध शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं। अनिरुद्ध, रिजल्ट को लेकर अब क्या अपडेट, कितनी देर में अनाउंस होगा?
सभी जगहों का क्या एक साथ अनाउंस किया जाएगा या फिर अलग अलग जिलों में जो रिजल्ट है वो घोषित किए जाएंगे? देखिए, अलग अलग ब्लॉक्स में जो है उनमें वहां से रिजल्ट सारे वो किए जाएंगे, कलेक्ट किए जाएंगे। उसके बाद डीएम इसको कुछ ही देर में अनाउंस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिलाधिकारी जो है इसको अनाउंस करेंगे। उसके बाद जो पत्र है, जो जीते हुए प्रत्याशी है उनको पत्र दिया जाएगा और उसके बाद सारी चीजें जो है वो निकल के सामने आ जाएंगी। तो कहीं ना कहीं ये ऑफिशियली एक तरीके से बस औपचारिकता और होनी बाकी है, क्योंकि बीजेपी ने जीत जो है वो हासिल कर ली है। और ये आपको बता दें कि समाजवादियों का ही ये पूरा कह सकते हैं बाराबंकी गढ़ रहा है। कुर्मी बाहुल क्षेत्र, सबसे ज्यादा कुर्मी यहाँ पे जो वोट बैंक है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे है। मुस्लिम और कुर्मी मिल करके कभी भी चाहे कोई भी चुनाव हो यहाँ पे सरकार बनाते हैं या कह सकते हैं अपना बॉस चुनते हैं। ब्लॉक प्रमुख में जो अपने उनके लोग हैं। अनिरुद्ध, लौट रहे हैं आपके पास। मनोज कुमार हमारे साथ लखीमपुर खीरी से मौजूद हैं। मनोज, वहां पर रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट, और अभी हंगामे के बाद वहां किस तरीके की तस्वीर, किस तरीके के हालात? बिल्कुल, लखीमपुर खीरी में गायत्री बताना चाहता हूँ, 15 ब्लॉक थे। 15 ब्लॉकों में 6 ब्लॉकों में निर्विरोध बीजेपी के कैंडिडेट जीते थे और 9 पे आज चुनाव हुआ था। 9 में से जो 6 हैं वो बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं। 3 जगह से सपा जीती है। लेकिन लखीमपुर खीरी में एक चौंकाने वाला रिजल्ट निगासन से आया, जहाँ पे एक वीडियो भी वायरल विधायक का, शशांक वर्मा का विधायक का हुआ था। वहाँ से सपा ने एक बड़ी जीत दर्ज की है और बीजेपी का उम्मीदवार वहाँ से हारा है। कहीं ना कहीं इस तरीके से बीजेपी के विधायक शशांक वर्मा और जो सांसद टेनी है उन पर सवाल जरूर उठता है कि उनके क्षेत्र से उनका सपा का बीजेपी का कैंडिडेट हार गया है। लेकिन ओवरऑल बात करते हैं लखीमपुर खीरी में तो बीजेपी के लिए बड़ी जीत कहेगी, क्योंकि 15 में से 12 बीजेपी जीती है और 3 सपा ने जीती है। कुल मिला के बीजेपी के लिए राहत भरी खबर जरूर है लखीमपुर खीरी से, क्योंकि 8 तारीख को लखीमपुर खीरी में एक महिला के साथ आपस में व्यवहार करने के बाद सपा ने बीजेपी के ऊपर बड़ा आरोप लगाया था कि शासन के साथ मिलकर सत्ता पक्ष के लोग अपने चुनाव को हाईजैक करने जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से परिणाम आए हैं, 15 में से 12 बीजेपी ने जीती है। 2022 का सेमीफाइनल इसको कह सकते हैं, क्योंकि 2022 में जो चुनाव तय होगा कहीं ना कहीं इन जीत से और हार से बड़ा चुनाव अंतर तय करेगा। कहीं ना कहीं लखीमपुर खीरी में ओवरऑल अगर चुनाव की बात करते हैं तो पूरे दिन शांतिपूर्ण चुनाव बीता है। मनोज, लौटेंगे आपके पास। ब्लॉक प्रमुख के मतदान के दौरान अयोध्या के सुहावल ब्लॉक पर 2 गुट आपस में भिड़ गए। आरोप यह लगाया गया कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दूसरे पक्ष का होने के शक में एक लड़के की पिटाई कर डाली। बताया गया कि वहां चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थक होने के शक में लड़के की पिटाई की गई। हंगामा होता देख पुलिस वहां पहुंची और बवाल कर रहे लोगों को खदेड़ा गया। तो ये अयोध्या की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर भी हंगामे की तस्वीर सामने आई। पुलिस को इस पर कार्रवाई करनी पड़ी। जब हंगामा हुआ तो पुलिस वहां पर पहुंची। बताया ये जा रहा है कि ये झड़प जो थी, ये जो हंगामा था 2 गुटों के बीच हुआ था और आरोप ये है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दरअसल दूसरे पक्ष का होने के शक में एक लड़के को पीट डाला। जानकारी ये भी कि वहां चुनाव लड़ रहे निर्दलीय प्रत्याशी का समर्थक होने के शक में इस लड़के की पिटाई की गई थी। हंगामा जब हुआ तो पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद बवाल कर रहे लोगों को खदेड़ डाला। उधर मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना ब्लॉक में भी मतदान के दौरान धक्का मुक्की की तस्वीरें सामने आई। आरोप यह है कि मतदान केंद्र पर जाने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जिसके बाद बीजेपी और दूसरे दलों के कार्यकर्ताओं ने वहां हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामे की वजह से सड़क पर जाम लग गया, जिसकी जानकारी मिलते ही इलाके की डीएम सेल्वा कुमारी जे और एसएसपी अभिषेक यादव दूसरे पुलिस वालों के साथ वहां पर पहुंचे और किसी तरह मामले को शांत कराने की कोशिश की। तो ये मुजफ्फरनगर से भी इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई जब हंगामा हुआ। और आइए अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर दरअसल उन्नाव की, जहां पर मतदान के दौरान बवाल हुआ। मतदान के दौरान यहां पर भी 2 पक्षों के बीच हंगामा हुआ और इस दौरान पुलिस के लाठीचार्ज में एक पत्रकार जख्मी हो गया। पूरी घटना उन्नाव के मियागंज ब्लॉक की है। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यानी 2 गुटों के बीच हंगामा, पुलिस ने जब लाठीचार्ज किया हंगामे को शांत कराने के लिए, तो उस लाठीचार्ज में एक पत्रकार के जख्मी होने की खबर आ रही है और जानकारी ये कि इसी वजह से वहां पत्रकार धरने पर हैं। अमित गंजू हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अमित, सवाल वही कि इस तरीके के हालात क्यों बने? जब मुख्यमंत्री की तरफ से साफ निर्देश थे तो फिर प्रशासन की तरफ से आखिर इतनी ढिलाई क्यों बरती गई? देखिए गायत्री जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हम कानपुर की बात करें
चाहे हम उन्नाव की बात करें, चाहे हम हमीरपुर की बात करें, चाहे महोबा की बात करें, चाहे सिद्धार्थनगर की बात करें, चाहे अयोध्या की बात, कमोवेश स्थिति ये रही कि कहीं ना कहीं पुलिस के अधिकारी वर्कशॉप बहुत कमजोर रही। अब उन्नाव की अगर बात करें तो उन्नाव के मियाँगंज में जो फोटोग्राफर, जो वीडियो जर्नलिस्ट कवरेज कर रहा था, तो सीडीओ को ये लग रहा था कि ये फोटोग्राफी उनकी हो रही है। वहाँ सीडीओ से उसकी बहस हुई और उसके बाद सीडीओ ने उसकी पिटाई कर दी। सीडीओ की पिटाई करने का वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद से पत्रकारों ने ये डीएम से मांग की कि सीडीओ के खिलाफ कार्रवाई हो, जिस पे जिलाधिकारी ने अनदेखी कर दी। और आज उन्नाव के लगभग 125 से ज़्यादा पत्रकार धरने पर बैठे हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट दोनों एक साथ वहाँ धरने। उनका कहना है कि पिटाई की वजह क्या थी ये बताया जाए। अगर बौखलाहट थी तो कहीं ना कहीं स्टाफ पे निकालनी चाहिए थी, न कि जर्नलिस्ट पे। तो कहीं ना कहीं ये इशू देखने को मिला। अगर हम कानपुर की बात करें तो कानपुर में भी यही मिसमैनेजमेंट देखने को मिली, क्योंकि 3 एसएचओज के भरोसे इस इलेक्शन को छोड़ दिया गया था। अब वो मामला सुबह का था, 45-50 मिनट चला, उसके बाद वाइंड अप हो गया। अब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद जीते और हारे प्रत्याशी दोनों को पुलिस की सुरक्षा में, जो चौबेपुर से राजेश शुक्ला जीते हैं, उनको पुलिस की सुरक्षा में प्रभारी निरीक्षक ने अपने सुरक्षा के एक उप निरीक्षक और 3 कांस्टेबल्स की मौजूदगी में उनके घर तक पहुंचाया। जो हारे प्रत्याशी थे उनको भी पुलिस की सुरक्षा में एक उप निरीक्षक और 2 आरक्षियों के साथ उनके घर पहुंचाया गया। यही हाल पतारा में, यही भीतर गाँव में, यही हर जगह, जितने 6 जगह आज था, क्योंकि 4 जगह पहले ही निर्विरोध हो चुके थे 10 में, तो 6 जगह सबसे बड़ी बात रही कि अब कोई मिसहैंडलिंग ना हो, किसी प्रकार का कोई वायलेंस ना हो, किसी प्रकार के कोई इसका एडवांटेज ना उठाए। क्योंकि पूर्व के इलेक्शंस की में भी जो एक बिटर एक्सपीरियंस देखने को मिला था, ब्लॉक प्रमुख में गोलियां चली थी, जिसमें 7 लोग इंजर्ड हुए थे, जिनका उर्सला, हेलेट में और घाटमपुर के पतारा में इलाज चला था। उसके बाद ये पिछले इलेक्शंस की अब सवाल ये है कि जब अब रिजल्ट अनाउंस होगा तो उस वक्त इस तरह के हालात ना बने, क्या उसको लेकर इंतजाम है? और ये चूक हुई कैसे, जब मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे थे कि हालात नियंत्रण में रहे, इस लिहाज से प्रशासन को पूरी सुरक्षा रखनी होगी, उसके बावजूद भी अलग अलग जगहों से तमाम तरह की तस्वीरें हंगामे की देखने को मिली, बवाल की देखने को मिली। तो क्या उस प्रशासन के जो अधिकारी हैं, क्या उनके खिलाफ भी किसी तरह की कोई कार्रवाई होगी? उसके लिए हम लौटेंगे आपके पास, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। इस बीच बता दें कि उत्तर प्रदेश के अमरोहा में ब्लॉक प्रमुख के मतदान के दौरान यहां पर भी झड़प की तस्वीरें सामने आई और जानकारी है कि चुनावी रंजिश में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में भिड़ गए, मारपीट हुई, जिसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं को वहां से हटाने के लिए लाठीचार्ज भी किया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री की तरफ से साफ तौर पर ये निर्देश थे कि हालात नियंत्रण में रहें, इस तरह की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएं। उसके बावजूद भी अलग अलग जगहों से इस तरह के बवाल की तस्वीरें सामने आई और इस पूरे मामले में अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई होगी जो इस तरीके की चूक अलग अलग जगहों पर हुई है? और अब सवाल ये भी है कि अब जब रिजल्ट अनाउंस होगा तो इस तरह के हालात ना बने, क्या उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजामात हैं? इस सब के बीच एक और तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। सिद्धार्थनगर से भी कुछ इसी तरीके की तस्वीरें सामने आई, जहां मतदान केंद्र के बाहर हंगामा हुआ, कुछ लोगों ने बीडीसी की पिटाई कर डाली। हंगामा बढ़ता देख पुलिस भी हरकत में आई और मारपीट कर रहे लोगों को वहां से हटा दिया गया। तो सिद्धार्थनगर में तो बीडीसी को ही पीट दिया गया। यहाँ पर जमकर हंगामा हुआ, नारेबाजी की तस्वीरें, नारेबाजी को आप सुन सकते हैं इन तस्वीरों के जरिए, इस वीडियो के जरिए। जमकर नारेबाजी, जमकर हंगामा और बीडीसी को पीट दिया गया। सिर्फ सिद्धार्थनगर नहीं बल्कि कई जगहों पर, कहीं राजनीतिक दलों के जो समर्थक हैं आपस में भिड़ गए, मारपीट हुई, बवाल हुआ, कहीं नारेबाजी हुई। तो वहीं कहीं लाठीचार्ज करना पड़ा पुलिस को हालात को नियंत्रण में करने के लिए। और इस सब के बीच ये तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर बड़ी जानकारी। 505 पर बीजेपी का कब्जा, 71 सीट पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है, 84 सीट पर अन्य ने जीत दर्ज की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर के मुताबिक यूपी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव को लेकर जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, 825 में 505 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली, 31 सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा, 84 सीटों पर अन्य ने जीत दर्ज की है। तो आज ब्लॉक प्रमुख चुनाव हुआ, मतदान हुआ और उसके बाद अब रिजल्ट की बारी। यूपी ब्लॉक चुनाव को लेकर, यूपी ब्लॉक प्रमुख चुनाव को लेकर जो जानकारी मिल रही है, बीजेपी ने 505 सीटें जीत दर्ज कर ली। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी बने हुए हैं, अमित, मनोज हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जरा बताइए, क्योंकि अब आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, वहां से क्या अपडेट मिल पा रहा है? 505 बता रहे हैं कि बीजेपी ने कुल 505 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, ये क्या आधिकारिक आंकड़ा?
बिल्कुल बिल्कुल गायत्री बताना चाहूँ, पूरे अगर यूपी की बात करते हैं तो विरोधी पार्टियां जितनी सपा है, बसपा है, लगातार बीजेपी पे हमलावर हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद एक बड़ी जीत करना बीजेपी के लिए बड़ा फैसला कहेंगे, क्योंकि बड़ी उम्मीद के साथ जो इलेक्शन लड़ा जा रहा था। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से कह रही थी कि अब बीजेपी के अधिक से अधिक सीटों पर हम लोग जीतेंगे और बीजेपी को पीछे छोड़ देंगे, लेकिन बीजेपी के लिए सत्ता का सेमीफाइनल है। 2022 की जो तैयारी है बीजेपी के लिए बड़ी जीत के रूप में आया है कि यूपी में लगभग 500 से ज्यादा सीटों पे बीजेपी जीती है। सपा को नाम मात्र की सीटें मिली, कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक संतोष भरा जरूर रहा है, लेकिन लाइन ऑर्डर की बात करते कई जगह यूपी में जो बवाल हुआ है, जो हंगामे हुए हैं, उसको लेकर भी एक शासन को सोचने की बात होगी। शासन को अब इसके ऊपर एक जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं इस चीज को भी शासन को देखना पड़ेगा। लेकिन कुल मिला के जो जितने आंकड़े आए हैं, 500 से ज्यादा जीतें आई हैं, उसको लेकर बीजेपी के लिए संतोष जरूर रहेगा। अमित, 825 ब्लॉक में 505 पर बीजेपी का कब्जा, 71 पर समाजवादी पार्टी, 84 अन्य ने। ये क्या आधिकारिक आंकड़ा अनाउंस कर दिया गया है? देखिए, मैं आपको बताऊंगा, ये आंकड़े जो थे लगभग 5-5:15 के आसपास फ्लैश हो चुके थे, क्योंकि अब से ठीक 1-1.5 मिनट बाद मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष लखनऊ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, क्योंकि निश्चित तौर पर उनके लिए एक ऐतिहासिक जीत हुई है। अगर पिछले ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव की बात की जाए तो ये चीज़ उनसे इस आंकड़े से लगभग 50 से 60% डाउन थे, तो कहीं ना कहीं उनके लिए ऐतिहासिक जीत से मानी। जैसे मेरे एक सहयोगी बता रहे थे मनोज की ये 22 का सेमीफाइनल है, तो हो सकता है इस बात को भी जहन में रख के पूरी वर्कशॉप की गई हो, पूरी मेहनत की गई हो, बीडीसी सदस्यों को किया गया हो, क्योंकि जिला पंचायत अब उसके बाद ब्लॉक प्रमुख, इन दोनों को, और अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री जब बीजेपी के लखनऊ कार्यालय में लोगों को संबोधित करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो अपनी जीत का या अपने जो भी एक्सपीरियंस है उससे मीडिया से शेयर करेंगे। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष भी रहेंगे और भाजपा के कुछ पदाधिकारी भी रहेंगे। तो अब कुछ मिनट की बात है, जिस आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है कि मैक्सिमम सीट्स पर बीजेपी का कमल खिला है, तो कहीं ना कहीं कमल खिला है इस ब्लॉक में। और जो ब्लॉक के बॉस हैं वो भाजपा के नेता बने हैं कई जगह। अब उस बात को कितने हुए, कैसे हुए, इन चीज़ों को अब से कुछ देर बाद डिस्क्लोज किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की करोड़ों जनता न्यूज़ 18 के माध्यम से इस चीज़ को भी देख पाएगी। जी अनिरुद्ध, बाराबंकी समाजवादी पार्टी का गढ़ और वहां पर बीजेपी की तरफ से जीत दर्ज की गई, लेकिन क्या आधिकारिक तौर पर भी डीएम की तरफ से बता दिया गया है कि कितनी सीटों पर किस पार्टी का कब्जा रहा है? कुछ ही देर बाद ये आंकड़े बिल्कुल सार्वजनिक कर दिए जाएंगे कि कौन कहाँ से जीता है, पर ये इसको टेंटेटिवली माना जाए तो ये आंकड़े तय हो चुके हैं किन ब्लॉक से जो पार्टीज ने किन ब्लॉक से किन पार्टीज ने जीत दर्ज करी है, और ऑफिशियली बस बताना ही बाकी है, क्योंकि 15 ब्लॉक में से 9 ब्लॉकों में भाजपा ने जीत अपनी दर्ज कर ली है और 5 ब्लॉकों पे समाजवादी पार्टी का कब्जा है। तो ये गढ़ रहा है हमेशा से समाजवादियों का, और बैक टू बैक जिस तरीके से चुनाव बीते दिनों देखे गए, उन सारे चुनावों में जिस तरीके से भाजपा ने अपनी स्ट्रैटेजीज के साथ उतर करके जीत दर्ज करी है, ये मैंडेटरी है उनके लिए, और यही से पूरा रास्ता जो है वो 2022 का तय होगा। और समाजवादियों के लिए भी अब ये चिंता का विषय है, और ये समझना उनको भी होगा कि किस तरीके से वो स्ट्रैटेजी बनाए, किस तरीके से वो अब 2022 के लिए तैयारी करें और मैदान में उतरे, ताकि जीत के लिए वो भी फाइट कर सकें। जी मनोज, वहां से क्या अपडेट आपको मिल पा रहा है क्या रिजल्ट को लेकर कोई? बिल्कुल गायत्री ने बता दें तो लखीमपुर खीरी में 15 ब्लॉक थे, 15 ब्लॉकों में से 12 में बीजेपी ने जीत हासिल की है, 3 ब्लॉकों में समाजवादी पार्टी ने हासिल किए, निर्दलीय प्रत्याशी कोई जीता नहीं है। कुल मिलाकर बीजेपी के लिए एक मनोज, मैं ये पूछ रही हूँ, क्या वहां पर डीएम की तरफ से अनाउंस कर दिया गया रिजल्ट? बिल्कुल, डीएम के ऑफिशियल हैंडल से अनाउंस कर दिया गया कि 12 जो सीटें हैं वो बीजेपी ने जीती हैं, और उसमें 3 सीटों में से समाजवादी पार्टी जीती है। कुल मिला के 15 जिले में 15 सीट ब्लॉक थे, 15 में से सभी का रिजल्ट आ गया है। जी, यानी यहां पर भी बीजेपी ने जीत दर्ज की है। जल्दी से अमित, आप भी बताइए, वहां पर क्या आधिकारिक तौर पर अनाउंस कर दिया गया है रिजल्ट? बिल्कुल सही कह रही हैं, जहां भी अनाउंस कर दिया गया, क्योंकि जो पहले 4 प्रत्याशी थे उनमें से 3 भाजपा के थे और 1 सपा का था, और आज की अगर बात की जाए इन 6 में तो 3 बीजेपी और 3 सपा, यानी कहीं ना कहीं इन लोग के 6 सीट्स का 10 में से 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में समर्थित सीटें हैं, यानी 6 जो ब्लॉक के बॉस हैं उनमें 10 में 6 में भाजपा का कब्जा है। जी चलिए, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, अभी आधिकारिक आंकड़ा सामने आ चुका है, 825 में से 505 पर बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव का जो रिजल्ट है वो घोषित हो चुका है, 71 पर समाजवादी पार्टी, 84 पर अन्य का कब्जा रहा है। और आइए अब बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं भीड़ की वजह से बढ़े कोरोना के खतरे की।
की तीसरी लहर को लेकर लगातार चेतावनी दी जा रही है, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से आने वाली जो तस्वीरें हैं वो डरा रही हैं। ऐसा लग रहा है मानो लोग ही तीसरी लहर को दावत दे रहे हों। बाजारों में बिना मास्क के लोग नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दीजिए, पहाड़ों पर पर्यटकों की भारी भीड़ कोरोना की तीसरी लहर के दरवाजे खोलती हुई नजर आ रही है। दिल्ली, मुंबई, प्रयागराज, आगरा, बस्ती हो या फिर बेंगलुरु, जगह भले ही अलग हो रही हो, लेकिन डराती भीड़ की तस्वीर एक जैसी ही है। भीड़ के ऐसे हालात पर पीएम मोदी भी चिंता जता चुके हैं, लेकिन मजाल है कि लोग समझ जाएं। लोग सुनने को तैयार नहीं हैं और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग बेवजह भी बाहर निकल रहे हैं। कुछ मौज मस्ती के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो कुछ सड़कों पर जो हैं वो लोग बिना मास्क के ही दिखाई दिए। आइए सबसे पहले मुंबई की तस्वीर आपको दिखाते हैं। मुंबई में बाजारों की जो भीड़ की तस्वीरें हैं वो बेहद डरा रही हैं। दादर सब्जी मंडी की बात की जाए या फिर क्रॉफर्ड मार्केट की, सैकड़ों की संख्या में यहां लोग खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों में कोरोना के जो मामले हैं उनमें बढ़ोतरी देखी गई है और मुंबई में भी कोरोना के केस बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद भी लोग सामने आकर कोरोना नियमों की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। तीसरी लहर की चेतावनी का भी लोगों पर कोई असर होता नहीं दिखाई दे रहा। इसलिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लोग कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये देखिए, मुंह पर मास्क भी नहीं है और ये हाल तब है जब महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों में लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई है। कोरोना का खतरा है, लेकिन घूमने फिरने वाली जगहों पर लोगों की मौज मस्ती कम नहीं हो रही। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के अंबोली घाट की, यहां उमड़ी भारी भीड़ ये बता रही है कि इन लोगों को जरा भी खौफ नहीं है कोरोना का और यही वजह है कि सड़कों पर बेखौफ होकर निकल रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। टूरिस्ट प्लेसेस पर लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। लोग शायद ये जानते नहीं कि ये सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी बड़ा खतरा है। अब सोचिए, जहां ये उम्मीद हो रही है कि अब शायद दूसरी वेव खत्म हो जाएगी, ऊपर से तीसरी वेव का खतरा भी है, लेकिन दूसरी वेव खत्म होने से पहले लोग दूसरी वेव को और बढ़ाने पर तुले हैं और तीसरी वेव को न्योता दे रहे हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। डैम पर किस तरीके से भीड़ जुटी दिखाई दी। पुलिस ने हालांकि भीड़ को हटाया। महाराष्ट्र सरकार ने पर्यटन स्थलों पर रोक लगाई हुई है, लेकिन इसके बाद भी लोग मानने को तैयार नहीं, नियमों को ताक पर रख रहे हैं और जब भीड़ जुटी तो फिर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने लोगों को यहां से हटाया। नागपुर में आज वीकेंड लॉकडाउन है, बावजूद इसके सब्जी मंडी में लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। इस दौरान कोरोना नियमों का भी ख्याल नहीं रखा गया और सरेआम उड़ाई गई धज्जियां। सब्जी मंडी में कई लोग तो बिना मास्क के दिखाई दिए। इसके अलावा लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा। आज नागपुर में वीकेंड लॉकडाउन है, इसके बावजूद भी अगर आप नागपुर के ये मंडी का नज़ारा देखोगे तो काफ़ी सवाल खड़े होते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ ठीक से मास्क नहीं पहनते हैं, कुछ लोग तो ऐसे मास्क भी पहनकर नहीं आए हैं और यही प्रशासन की चिंता है। भले ही नागपुर हो या विदर्भ का ये इलाका हो, इस इलाके में कोरोना नियंत्रण में दिख रहा है, लेकिन जिस तरह के मामले पूरे महाराष्ट्र में सामने आ रहे हैं, इसके मद्देनज़र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उन्होंने भी चिंता व्यक्त की थी और इसके मद्देनज़र लोगों ने बर्ताव में सुधार लाना चाहिए, ऐसा भी उन्होंने अंदेशा व्यक्त किया था। लेकिन इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग भीड़ कर रहे हैं, ठीक से मास्क नहीं पहन रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं तो जिन्होंने मास्क भी नहीं पहना है, तो यही एक प्रशासन की चिंता है। भले ही विदर्भ में कोरोना नियंत्रण में हो, लेकिन महाराष्ट्र है, केरल है, ऐसे जो स्टेट है जहां पूरे देश के आधे मामले ये 2 राज्यों से सामने आ रहे हैं और इसी के मद्देनज़र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ने चिंता व्यक्त की थी, लेकिन लोगों का जो बर्ताव है उसमें कोई सुधार होते हुए नहीं दिख रहा है। और दूसरी ये बात है कि प्रशासन के कोई लोग भी इधर नहीं दिखते, क्योंकि आज वीकेंड लॉकडाउन है। इसके मद्देनज़र अगर ऐसी भीड़ होती है तो प्रशासन का भी एक दायित्व है कि उन्होंने सामने आकर लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन प्रशासन भी यहाँ कुछ कार्रवाई करते हुए नहीं दिख रहा है। इसलिए यही लोगों का बर्ताव तीसरी लहर को आमंत्रित कर सकता है, ऐसा अंदेशा व्यक्त किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रशांत मोहिते के साथ तुषार कोड़े, न्यूज़ 18 इंडिया, नागपुर। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से इस वक्त की ये बड़ी खबर ये 11 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त किए गए हैं। 11 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त किए गए हैं। आतंकी सलाउद्दीन के दोनों बेटे भी बर्खास्त किए गए। भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का इन पर आरोप है, जिसके बाद 11 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। 11 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त किए गए हैं और
जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आतंकी सलाउद्दीन के दोनों बेटे भी बर्खास्त किए गए। इन सभी पर आरोपी है कि भारत विरोधी गतिविधियों में ये लोग शामिल रहे और इसके बाद ये कार्रवाई की गई है, बड़ी कार्रवाई की गई है। न्यूज़ 18 की रिफत अब्दुल्ला की खबर के मुताबिक 11 सरकारी कर्मचारियों पर यह कार्रवाई हुई है, बर्खास्त कर दिया गया है उनको। 11 सरकारी कर्मचारी बर्खास्त हुए हैं और जानकारी ये कि सलाउद्दीन के दोनों बेटों को भी बर्खास्त कर दिया गया है। आतंकी सलाउद्दीन के दोनों बेटों को भी बर्खास्त किया गया है क्योंकि इन सभी पर आरोप है कि भारत विरोधी गतिविधियों में ये शामिल रहे हैं और इसके बाद इनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है। तो एंटी नेशनल एक्टिविटीज के आरोप में इन पर यह कार्रवाई हुई है। 11 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की यह बड़ी खबर और बड़ी खबर के मुताबिक आतंकी सलाउद्दीन के दोनों बेटों को भी बर्खास्त कर दिया गया है। इन सभी पर आरोप है कि भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे थे, जिसके बाद इन सभी पर यह कार्रवाई की गई है। और सबसे बड़ी बात यह कि आतंकी सलाउद्दीन के दोनों बेटे भी इसमें शामिल हैं, जिनको बर्खास्त कर दिया गया है। कुल 11 सरकारी कर्मचारियों की बर्खास्तगी हुई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने का इन पर आरोप लगा है और इस सबके बीच आतंकी सलाउद्दीन के दोनों बेटे भी बर्खास्त। पवन शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पवन, क्या जानकारी? देखिए, एक बहुत बड़ी खबर है कि जो जम्मू कश्मीर प्रशासन है, जिसमें जो उपराज्यपाल है मनोज कुमार सिन्हा, इन्होंने पहले भी जो इस तरह की गतिविधियों में शामिल थे उन लोगों को भी नौकरी से निकाला था। लेकिन आज ये बड़ी खबर है कि सैयद सलाउद्दीन जो हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर है और इस समय पीओके में छिपा हुआ है, उसके दोनों बेटे सैयद शकील और शाह यूसुफ दोनों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है और उनके साथ 11 लोग और शामिल हैं। टोटल जो 11 लोगों की नौकरी आज गई है, ये सभी लोग आतंकवाद को बढ़ावा देते थे, कहीं ना कहीं आतंकवाद के समर्थक थे, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर पब्लिक रैलीज हो, तो लोगों को ये भड़काते थे, आतंक की राह पर लाने का काम करते थे। इनमें एक प्रोफेसर भी है जो उधमपुर में तैनात था, उसको भी नौकरी से निकाला गया है। तो कुल जो जम्मू कश्मीर प्रशासन है, इन्होंने पूरी तरह से जो आतंक का साथ देने वाले लोग हैं उनके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई की है। ये उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में जब अपना कार्यभार संभाला था, तभी उन्होंने साफ संकेत दे दिए थे कि जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं वो अगर आतंकवाद का बढ़ावा देंगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। पवन, कार्रवाई की तैयारी क्या पहले से चल रही थी? एकाएक तमाम चीजें निकलकर सामने आई जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। देखिए, जैसा मैंने पहले बताया कि उपराज्यपाल ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं वो अपना काम पर ध्यान दें, ना कि इस तरह के। और इस वक्त हमारे साथ पूर्व डीजीपी जुड़ गए हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा उनसे पूछ लेते हैं। सर, क्या जानकारी मिल पा रही है? ये कहा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त किया गया है एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने के आरोप में। देखिए, जो सरकारी कर्मचारी एंटी नेशनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे उनके लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी बड़ी क्लियर है। अगर उनके खिलाफ एविडेंस मिलेगा, उनको स्क्रीनिंग कमेटी में उनको पूरी तरह से उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा और अगर एविडेंस उनके खिलाफ मिलती है तो उनको कोई हक नहीं बनता। जिस गवर्नमेंट के खिलाफ वो कार्रवाई कर रहे हैं, जिस देश के खिलाफ वो एक्टिविटीज चला रहे हैं, और उसी गवर्नमेंट की सरकार से वो पे निकालेंगे, वो अब ऐसी पॉलिसी नहीं चलेगी। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम लिया। इसमें 2 लोग सलाउद्दीन के बेटे हैं। सलाउद्दीन सारा दुनिया जानती है कि वो पाकिस्तान से इंडिया के खिलाफ एक मेजर टेरर आउटफिट को चलाता है, जो हिंदुस्तान के कितने सिक्योरिटी फोर्सेस को मारने, शहीद करने में उसका हाथ है हिजबुल मुजाहिदीन का। तो उसके जो परिवार वाले हैं वो यहाँ टेरर फंडिंग करेंगे, तो ये चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम लिया और ऐसा काफी पहले हो जाना चाहिए था। पूर्व डीजीपी है सर, मैं क्योंकि सुन नहीं पाई थी, पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य हमारे साथ हैं। ये पहले से तैयारी चल रही थी या फिर कुछ चीजें आई हैं, कुछ चीजें हाथ लगी हैं जिनके बाद ये कार्रवाई हुई? ये देखिए, जब उनके बारे में पूरी तहकीकात की गई और जब वो उनके खिलाफ एविडेंस मिली है तो उसमें स्क्रीनिंग कमेटी ने एक बिल्कुल सही डिसीजन लिया और मैं समझता हूँ ये काफी पहले कर देना चाहिए था जो आज कदम उठा। सर, कितना वक्त लगा वैसे? नहीं, वक्त तो अभी
चलिए, शुक्रिया शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एसपी वैद्य हमारे साथ जुड़े, पूर्व डीजीपी, जो बता रहे हैं कि ये बहुत बड़ी कार्रवाई है। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि ये कार्रवाई का स्वागत करेंगे। मैं आग्रह करूंगा आदरणीय जेपीएस राठौर जी से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करने का कष्ट करें। आदरणीय जेपीएस राठौर जी। मैं आग्रह करूंगा जेपीएस राठौर जी से माननीय उप मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने का कष्ट करें। माननीय बंसल जी का हम सब हृदय की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करते हैं। मैं इस अवसर पर आग्रह करूंगा अपने भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय स्वतंत्र जी से कि अपने प्रेस में उपस्थित सभी पत्रकार बंधु माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए विषय रखने का कष्ट करें। माननीय स्वतंत्र जी। लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर केशव प्रसाद जी दिल्ली में रहने के कारण नहीं आ पाए। हम सबके बीच में महामंत्री संगठन आदरणीय सुनील बंसल जी, श्री गोविंद शुक्ला जी, जेपीएस राठौर जी। ये जो जीत राज्य में मिली है, आदरणीय मोदी जी की लोकप्रियता, उनकी जन कल्याणकारी योजना, राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जन कल्याणकारी योजना, उनकी नीतियां गांव, गरीब, किसान, गांव के लोगों ने स्वीकार किया है। चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था, राज्य के अंदर पहले की जो सरकारें थी और उस सरकार गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार के कारण हटी थी, आज आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार मुक्त राज्य, और घर में बैठी बेटी भी कहती है कि राज्य में 12 बजे भी मैं किसी सड़क पर निकल सकता हूं, किसी गुंडे की हैसियत नहीं कि मुझे छेड़ दे। यदि किसी ने गलती कर दिया फिर वह बचता नहीं है, उसको जेल ही मिलता है और कानून का डंडा चलता है। यानी किसी गुंडे को माफ नहीं है योगी सरकार में। इसलिए राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी की लोकप्रियता जो राज्य के अंदर है, गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी इंसान, आदिवासी, वनवासी का जो कल्याण हुआ है, उसका परिणाम है कि राज्य के अंदर बहुमत से हम लोग, और एक तरह कहा जाए बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। मैं हृदय से जन सामान्य लोगों को, राज्य के सभी लोगों का हृदय से मैं शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं, स्वागत करता हूं, और राज्य के परिश्रमी कार्यकर्ताओं का कठिन परिश्रम, जो परिश्रम की पराकाष्ठा की है, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का हृदय से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। आदरणीय योगी जी का भी हृदय से वंदन, स्वागत करता हूं। आदरणीय योगी जी से आग्रह करता हूं कि आगे की कार्रवाई शुरू करें। मित्रों, मैं आज की इस पीसी में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से जो मंत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज से 7 वर्ष पहले इस देश को सबका साथ, सबके विकास के रूप में दिया था, पिछले 7 वर्षों के दौरान प्रदेश के अंदर और पिछले 4-4.25 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा गांव, गरीब, किसान, नौजवान और समाज के प्रत्येक तबके के लिए जो योजनाएं बनाई गई, ईमानदारी पूर्वक बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके तक उन योजनाओं को पहुंचाने का कार्य हुआ। केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में प्रदेश संगठन और सरकार ने मिलकर के
जन जन तक उन योजनाओं को बिना भेदभाव के पहुंचाने का कार्य किया। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम उसके जीवंत उदाहरण है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, आज क्षेत्र पंचायत के चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि 26 मार्च को अधिसूचना जारी हुई थी और उसके बाद 4 चरणों में 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को ये चुनाव संपन्न हुए थे, जिसमें ग्राम पंचायत के लिए 58,189 में से 58,176 पे चुनाव संपन्न हुए थे। क्षेत्र पंचायत के 75,852 में से 75,852 क्षेत्र पंचायत के चुनाव संपन्न हुए। ग्राम पंचायत सदस्य के 7,32,485 कुल सीटों में से सभी पर यानी 7,32,485 पे चुनाव संपन्न हुए। क्षेत्र पंचायत प्रमुख के 826 में से 825 में आज चुनाव संपन्न हुए हैं। मतगणना अपने अंतिम चरणों में चल रही है। जिला पंचायत की 3,050 सीटों पर चुनाव संपन्न हुए थे, जिनमें से 75 जिला पंचायत अध्यक्षों का चुनाव अभी हाल ही में विगत सप्ताह संपन्न हुए हैं। यानी कुल 8,70,477 में से 8,70,463 ये चुनाव संपन्न हुए, जिसमें मेंबर चुने गए, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य। आज प्रमुखों का चुनाव हुआ है, क्षेत्र पंचायत के प्रमुख का चुनाव हुआ है और इससे पहले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव भी संपन्न हो चुके हैं। जनता का जो रुझान था वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पार्टी की जो रणनीति थी, जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं का संगठन की रणनीति के तहत जो कार्यक्रम आगे बढ़ा, उसका परिणाम था कि 75 जिला पंचायत अध्यक्ष में से भारतीय जनता पार्टी ने 73 पर अपने प्रत्याशी खड़ा किए थे, 2 अपने सहयोगी दलों को दिए थे। 73 में से भारतीय जनता पार्टी 66 सीटों पर चुनाव जीती और 1 पर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अपना दल एस ने विजयी प्राप्त की। कुल 75 में से 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने विजयी प्राप्त किया। क्षेत्र पंचायत के 825 क्षेत्र पंचायतों के लिए जो चुनाव संपन्न हुए हैं, जिनमें 75,852 सदस्यों ने भागीदार बनकर के चुनाव संपन्न किया और आज जिनमें से भारतीय जनता पार्टी ने 825 में से 735 पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी खड़े किए थे, 14 अपने सहयोगी दलों को दिए थे, सहयोगी दल अपना दल एस को दिया था और 76 सीटें ऐसी थी जहां पर
दो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के ही थे, यानी दोनों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के ही लड़ रहे थे। तो वहां पे हम लोगों ने उसको फ्रेंडली, उसको पार्टी की तरफ से उन दोनों को स्वतंत्रता दी थी कि वे शांतिपूर्ण तरीके से यहां पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी वहां पर हम लोग पार्टी नहीं बनेंगे, वे शांतिपूर्ण तरीके से इस चुनाव को वहां पर लड़ेंगे। यानी कुल 90 सीटें ऐसी थी जो हम लोगों ने फ्री छोड़ी थी, 14 अपने सहयोगी दल के लिए और 76 उन कार्यकर्ताओं के लिए जहां पे 2 भारतीय जनता पार्टी के ही कार्यकर्ता अपनी तैयारी कर लिए थे, और बाकी 735 पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी समर्थित किए थे। उन्होंने समर्थन 735 प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के अंदर अपना समर्थन दिया। आज जो परिणाम अभी तक सामने आए हैं और जो रुझान हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी 635 सीटों पर अपने सहयोगी दलों के साथ और अपने उन सभी समर्थकों को लेकर के 635 से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र पंचायत प्रमुख के चुनाव में विजयी बन रही है। और ये संख्या अभी पूरे परिणाम और पूरे रिजल्ट आने पर ये संख्या और बढ़ेगी। अगर आप देखेंगे पूरे सिनेरियो को, अगर आप देखेंगे लगभग 85% से अधिक सीटों पर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र पंचायत में और 85% से अधिक सीटों पर जिला पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी को समर्थन प्राप्त हुआ था। ये केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को संगठन के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने का परिणाम है। मैं इसके लिए सबसे पहले इन सभी विजयी प्रत्याशियों को, हमारे 75 जिला पंचायत के अध्यक्ष बने, 825 क्षेत्र पंचायत के प्रमुख बनेंगे। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और अन्य सभी दलों ने अपने समर्थन से जिला पंचायत के चुनाव, क्षेत्र पंचायत के चुनाव अभी संपन्न हुए हैं, लेकिन उससे पहले ग्राम प्रधान के 58,176 सीटों पर परिणाम आए, ग्राम प्रधान बने। क्षेत्र पंचायत के 75,852 सीटों के परिणाम आए, वहां पर इतने सदस्य बने। और फिर ग्राम पंचायत के 7,32,485 सदस्य ग्राम पंचायत समिति के चुने गए। 8,70,463 कुल सदस्यों का चयन हुआ या इसके अध्यक्ष बने, इन सब का चयन हुआ। एक बहुत बड़ी चुनाव की प्रक्रिया थी। इस यानी दुनिया के लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव के रूप में आप इसको देख सकते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग लगते हैं, मैं उसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा भी। सभी विजयी प्रत्याशियों को जो जिला पंचायत के अध्यक्ष बने, क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष बने, ग्राम प्रधान बने, क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्य बने और ग्राम पंचायत के सदस्य भी बने हैं, उन सभी विजयी प्रत्याशियों को मैं सबसे पहले हृदय से बधाई देता हूं, उन सब का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ करके आज वे लोग इस पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़ करके उन्होंने जन विश्वास अर्जित किया और आज चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने जा रही है। पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया संपन्न होने जा रही है। मैं इस अवसर पर उन सभी विजयी प्रत्याशियों को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने कोरोना काल खंड में स्वयं के जान की परवाह किए बगैर एक तरफ कोरोना से जूझना, कोरोना में सेवा ही संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अहर्निश प्रयास किया, और दूसरी तरफ अपने अधिकृत प्रत्याशी को जिताने में योगदान दिया, चाहे वह ग्राम प्रधान का हो, क्षेत्र पंचायत का हो, जिला पंचायत अध्यक्ष का हो या फिर क्षेत्र पंचायत प्रमुख का हो। इन सब पर विजयी बनाने में जो योगदान दिया हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, हमारे सहयोगी मंत्रीगण हैं, प्रदेश के पदाधिकारी हैं,
क्षेत्र समितियां हैं, जिला की हमारी जो कमेटियां हैं, मंडल के जो हमारे अध्यक्षगण हैं, इन सब ने जो योगदान दिया है, इन सब को भी मैं इस अवसर पर हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं इस विजय के लिए। कि उन सभी कार्यकर्ताओं का और इन सब के सामूहिक टीम वर्क का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना भारी समर्थन कोरोना से जूझते हुए, लड़ते हुए पंचायत चुनाव में इतना भारी समर्थन प्राप्त किया। राज्य निर्वाचन आयोग को मैं इस अवसर पर विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा कि कोरोना के उस कालखंड में पंचायत चुनाव को 4 चरणों में उन्होंने संपन्न किया, जो मैंने आपको पहले ही बताया। 15 अप्रैल, 19 अप्रैल, 23 अप्रैल और 29 अप्रैल, इन 4 तिथियों में ये चुनाव सभी संपन्न हुए थे। और इसमें हमारे उत्तर प्रदेश के लगभग 10,12,395 मतदान कर्मियों ने इसमें भाग लिया था। 75 प्रेक्षक भी गए थे। 1,735 जोनल मजिस्ट्रेट गए थे। 11,561 सेक्टर मजिस्ट्रेट ने अपनी सेवाएं दी। 379 सहायक निर्वाचन क्षेत्र पंचायत सदस्य इसमें गए थे। 879 निर्वाचन अधिकारी क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए गए थे। 7,971 सहायक निर्वाचन अधिकारी क्षेत्र पंचायत सदस्य गए थे। 876 निर्वाचन अधिकारी ग्राम प्रधान के गए। सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में 9,234, प्रभारी ग्राम प्रधान 1,406 और सहायक प्रभारी ग्राम प्रधान 3,094, यानी कुल 10,49,680, यानी 10.5 लाख राज्य कर्मियों ने निर्वाचन आयोग के निर्देशन में इस पूरी चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न किया है। और इसमें ये सभी चुनाव इसके साथ संपन्न हुए हैं। इसमें अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, हमारे पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के जवानों ने, पीएसी के जवानों ने, होमगार्ड के जवानों ने, इन सब की संख्या देखेंगे तो ये काफी बड़ी संख्या होती है जिन्होंने इस पूरी निर्वाचन की प्रक्रिया को शांतिपूर्ण तरीके से, यानी लोकतंत्र के इस सबसे बड़े आयोजन को इतनी बड़ी संख्या में, जहां पर हम लोग 8,70,000 से अधिक जनप्रतिनिधियों का चयन कर रहे हैं, उस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया है। इन सभी अधिकारी कर्मचारियों ने को भी मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा। इसमें से कुछ लोग कोरोना की चपेट में भी आए। कुछ लोगों ने कोरोना की चपेट में आकर के और समय कालकल भी थे, उन सब के प्रति भी मैं उनके परिवारजनों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। राज्य सरकार ने जैसे पहले ही व्यवस्था दी कि कोरोना कालखंड में जो भी कर्मचारी ट्रेनिंग से लेकर, निर्वाचन ड्यूटी से लेकर या उसके बाद उस ड्यूटी के दौरान अगर वह संक्रमण की चपेट में आया है और दुखद मौत उसकी भले ही 1 महीने के अंदर कभी हुई हो, तो उन्हें हम जो कंपनसेशन राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले से तय किया था, उस कंपनसेशन से आच्छादित करेंगे। और राज्य सरकार ने गाइडलाइन में संशोधन करने के लिए निर्वाचन आयोग को कहा। निर्वाचन आयोग ने फिर अपने गाइडलाइन में संशोधन करने के बाद हमें उस प्रकार का प्रस्ताव बना के भेजा। राज्य सरकार उन सभी कर्मियों को उस प्रकार का कंपनसेशन भी दे रही है, उनके परिवार के सदस्यों को एक नौकरी भी दे रही है, लेकिन किसी की कमी पूरी नहीं की जा सकती है। उन सभी परिवारजनों के प्रति हमारी संवेदना है। और ड्यूटी करते हुए जिन कर्मियों ने अपने आप को समर्पित किया, लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण स्तंभ को मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान किया, उन सबको मैं विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। राज्य निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव संपन्न करने में जो योगदान दिया,
वो अत्यंत सराहनीय रहा और इतने बड़े चुनाव को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करना ये अपने आप मुझे लगता है जिस राज्य में लोकतंत्र को जाति, मत और मजहब के दायरे में बांट करके पेशेवर अपराधी और माफियाओं के सामने गिरवी रखने का प्रयास किसी कालखंड में होता था, आज वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रत्येक नागरिक और प्रत्येक दल चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते जनता उसको न ठुकराए। और वे सभी लोग आज इस चुनाव में वो परिणाम भी सामने आ रहे हैं। ग्राम प्रधान के लिए, क्षेत्र पंचायत के लिए, जिला पंचायत के लिए हुए चुनाव उसी गरिमा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सभी जो विजयी प्रत्याशी हैं, जिला पंचायत के भी और क्षेत्र पंचायत के भी, इन सबको मैं हृदय से अपनी बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, सभी जनप्रतिनिधियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने अहर्निश प्रयास करके एक सम्मानजनक विजय पार्टी के लिए उपलब्ध करवाई है और हर तबके के कार्यकर्ता को प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्राप्त हुआ। आप देखेंगे कि जिला पंचायत में भी और क्षेत्र पंचायत में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर एक तबके के लोगों, कार्यकर्ताओं को, एक सामान्य कार्यकर्ता को मौका दिया गया। कोई प्रमुख बन रहा है, कोई जिला पंचायत अध्यक्ष बन रहा है, कोई जिला पंचायत का सदस्य बना है, कोई प्रधान बना है, कोई क्षेत्र पंचायत का सदस्य बना है, कोई ग्राम पंचायत का बना है। 8,70,000 से अधिक लोग लोकतंत्र की इस व्यवस्था के साथ जुड़ करके गांव तक विकास की प्रक्रिया को जोड़ने का काम के इस प्रक्रिया के साथ लगेंगे। एक बड़ा कार्य आज संपन्न होने जा रहा है। मैं इसके लिए उन सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत को और जिन सभी लोगों ने, जो पदाधिकारी, जो जनप्रतिनिधि, जो प्रशासनिक अधिकारी, जो पुलिस के अधिकारी, जो कर्मचारी या जिन लोगों ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से इस पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़ करके इस पूरे कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने में अपना योगदान दिया है, उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के परिणाम के बाद आने वाले समय में ये सभी त्रिस्तरीय पंचायत से जुड़ी हुई हमारी व्यवस्थाएं विकास की गति को और तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और केंद्र और प्रदेश सरकार की मंशा के अनुरूप आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के विकास के लिए गांव के विकास को प्राथमिकता दी है, गांव को विकास की धुरी बनाया है। 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट के बाद विकास की योजनाओं के का केंद्र बिंदु ग्राम पंचायत बना है। ग्राम पंचायत का बढ़त काफी बजट बढ़ा है। क्षेत्र पंचायतों में और जिला पंचायतों में काफी रिफॉर्म हुए हैं और विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए जो एक आह्वान आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है, उन सभी संकल्पों को हम आगे बढ़ाने में हमारी ये पूरी टीम, जो 7,70,000 से अधिक जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, ये सभी लोग इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। मैं एक बार फिर से प्रदेश अध्यक्ष जी को, अपने प्रदेश पदाधिकारियों को, हमारे प्रदेश संगठन के महामंत्री जी जिनकी रणनीति में इस पूरी प्रक्रिया को प्रदेश संगठन ने आगे बढ़ाया है, इन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करूंगा कि सरकार और संगठन की जो एक टीम थी, एक टीम वर्क था, एक टीम वर्क इस व्यापक परिणाम को लाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। मैं सभी विजयी प्रत्याशियों को एक बार फिर से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय। मैं चाहूंगा कि मिष्ठान माननीय बंसल जी, मुख्यमंत्री जी को लड्डू खिलाकर